हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिविक्स की एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ और ये आपके लिए बैंक, रेलवे, एसएससी, सीयूटी और किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए आज की अपनी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो हमारी जो भारत में जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है और वैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इस राष्ट्रपति को बस हम नाम मात्र का प्रधान कहते हैं और सारी जो कार्रवाई करता है वो प्रधानमंत्री करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति, हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रधान होता है। किसका? राज्य का प्रधान होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? किसी व्यक्ति की आयु जो होनी चाहिए वो कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो अगर कोई भी भारत का राष्ट्रपति के पद के लिए अगर उठना चाहता है चुनाव में तो वो उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये इसकी योग्यता होती है राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब वोट लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए। बस ये बाउंडेशन है कि वो व्यक्ति जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। बाकी उसके आगे वो कितने भी वर्ष का हो, वो 70 का हो, 80 का हो, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कोई आयु सीमा नहीं तय की गई है कि वो कितने वर्ष का होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा तो होता नहीं है, वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो यहाँ पे वो होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और किस प्रणाली द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस पद्धति द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संबंधी विवाद होता है। जैसे कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो उस योग्यता जो उसकी दी गई है वो उसके योग्य है या नहीं, ये कौन तय करता है? तो वो उच्चतम न्यायालय तय करता है। कौन तय करता है? उच्चतम न्यायालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? तो वो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 71 में ये प्रावधान किया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर चौथा वाला है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो ये अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपनी जो पद ग्रहण जिस दिन शपथ ग्रहण करता है उसके जो 5 वर्ष तक पूरा, जब तक उसका कार्यकाल नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। अगर इसके बीच उसकी मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो भारत को राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया है। इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया और भाग 5 में अनुच्छेद 61 में, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पर। आगे आते हैं हम लोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जाती है? अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है
तो उसके खिलाफ महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस सदन में होती है, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, ये दोनों सदनों में, संसद के किसी भी सदन में इसकी जो कार्रवाई है वो पूरी की जा सकती है। तो इसका आंसर थर्ड वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से जो है फंडामेंटल राइट्स भी लिए गए हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान को बहुत सारे लोग उधार का थैला कहते हैं, तो हमारा संविधान जो है उधार का थैला नहीं है। लिया तो गया है, बहुत देशों के प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया है, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल उसको बदला गया है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो अगर उसका कार्यकाल पूरा हो गया, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, तो उसे कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो ये जो है राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, अनुपस्थित रहते हैं, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिला सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि वो किसके समक्ष शपथ लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, तो ये आंसर सही हुआ। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है, यानी कि किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना जो है त्यागपत्र देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे दे तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति है जो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो उसका करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर ना रहें, यानी कि अपने पद से रिक्त रहें, तो उस टाइम कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो है पद का निर्वहन कौन करेगा? तो उस टाइम जो है भारत का जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश इस पद का निर्वहन करेंगे। और जो हमारे जाकिर हुसैन जी थे वो अपने कार्यकाल समाप्त करने से पहले ही मर गए थे, तो उनका जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो पद था वो उपराष्ट्रपति उस टाइम थे वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति तक कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद से वो त्यागपत्र दे दिए उपराष्ट्रपति पद से और वह राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए। तो जो हमारे CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हिदायतुल्लाह साहब थे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे उस टाइम। तो ये हमारे भारत में एक बार हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो जो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और कार्यकाल पूरा करने से पहले मर गए थे ये। ठीक है, ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और तीसरे नंबर के साथ से ये प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये भारत के पहले जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत के जो तीसरे नंबर के जो उप राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जी, उनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई है। और इनकी जगह पे वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और ये राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए खड़े हो गए। उस टाइम जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के, हिदायतुल्लाह जी, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को वो राज्यसभा में मनोनीत करता है और 2 सदस्यों को वो लोकसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हुआ वो 14 है। 14 वाला जो है हुआ। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में और 2 सदस्यों को लोकसभा में, जो एंग्लो इंडियंस है। लेकिन अब ये 2 सदस्यों वाली जो है प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखे जाना आवश्यक है? तो अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और संसद का कोई सत्र नहीं चलता है तब वो अध्यादेश जारी करता है, और जब सत्र शुरू हो जाता है तो अध्यादेश की जो तिथि है वो कितने दिन तक वैलिड रहती है? तो वो 6 सप्ताह तक वैलिड रहती है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 6 सप्ताह, दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी यहाँ पे जो है वीटो होगा, यहाँ पे जो है वीटो, कौन सी वीटो पावर है? तो हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास से अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो है। वो 3 प्रकार की वीटो पावर यूज़ करता है। तो उसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, यहाँ पे वीटो। ठीक है, वीटो पावर। पहली बार वीटो पावर जो यूज़ किया था ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का यूज़ किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने। आगे आते हैं। कौन से राष्ट्रपति ने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति है जो युद्ध की घोषणा कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है। सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो वो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 74 के तहत वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। और अनुच्छेद 74 के मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई गई है जिसका प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा मतलब अभी तक कभी नहीं की है। आगे आते हैं। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जब संसद का अधिवेशन ना रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी करता है। जब संसद में कोई अधिवेशन नहीं है, कोई सत्र नहीं चल रहा है, तो उसके तहत वो मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको अध्यादेश जारी करने का जो अनुच्छेद है 123 में है, और यही उल्टा कर देंगे ठीक राज्यपाल का जो है राज्यपाल का जो है 213 में उसका अध्यादेश जारी करने को है। ठीक है, राष्ट्रपति 123 में और राज्यपाल 213 में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।